हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आज के एक अगली नई वीडियो में। आज की वीडियो में आप देखेंगे जो यूपी टेट 2026 को लेकर ये वीडियो को मैं आज शूट कर रहा हूं, और इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि यूपी टेट परीक्षा को कैसे क्रैक किया जाए। इसके लिए सबसे पहली मेरी श्रृंखला चल रही है, जो आप देखेंगे पिछले वर्ष के, विगत वर्ष के यूपी टेट के पेपर। जैसे आप लोग देखिए 2011 में जो 13 नवंबर 2011 को पेपर कराया गया था यूपी टेट का, उसमें हम हिंदी के पूरे 30 प्रश्न को कवर करेंगे और आप बताएंगे कि 30 प्रश्न में आपने कितने प्रश्न को हल कर लिया है। तो आपको बता दें, सबसे पहले उस समय जब पेपर हुआ करते थे, उस समय हिंदी ग्रामर के ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछते। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगी। आशा करते हैं कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और वीडियो पूरी अंत तक आप लोग देखेंगे, ठीक है। और जितने भी प्रश्न आप कर लेंगे एक नन्हा सा कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका जो 1 से लेकर, यहाँ पे देखेंगे 1 से लेकर 30 तक जो प्रश्न होते हैं वो आपके सीडीपी के होते हैं। किसके होते हैं? सीडीपी के, जो बाल विकास के होते हैं। और 30 के बाद आपका 31 आता है। 31 से लेकर 60 तक के जो प्रश्न होते हैं वो हिंदी के होते हैं, ठीक ना। इसी क्रम में आप लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपका 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि अपमान में उपसर्ग चुनना। आपको पता है उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, ठीक ना, वो आगे लगते हैं, ठीक। तो एक शब्द है जिस शब्द का नाम है अपमान। कहीं भी आपको उपसर्ग पूछे तो सबसे पहले इसको संधि विच्छेद करिएगा, ठीक ना। तो आपको आप लोग तोड़िएगा अपमान को, तो अप धन के मान में टूटेगा, ठीक ना। और जो शब्द आगे लगते हैं ना, तो मान एक ऐसा मूल शब्द है जिसमें अप उपसर्ग लगा है और इसके मान, इसके जो मूल भाव है उसको बदल दिया है, ठीक ना। तो अपमान में उपसर्ग क्या होगा? तो अप होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपमान में अप उपसर्ग होता है, इस बात को ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए इसी तरह आपको बता दें, जैसे कि ये अव है ना, अव ये भी शब्द पूछ देगा। जैसे मान लीजिए अव है तो इसको अवगत, अवलोकन, अवनत, अवसान, ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। तो आप ऐसे इसको निकालेंगे कि उपसर्ग को कैसे हम लोग अलग करते हैं। तो अपमान में कौन सा उपसर्ग होगा? तो अप उपसर्ग होगा, ठीक। आगे देखते हैं, 32 नंबर की बात करेंगे। दूर व्यवस्था में उपसर्ग चुनना है। तो याद रखेंगे जो दूर व्यवस्था है इसमें उपसर्ग चुनना है। तो याद रखेंगे सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, दूर व्यवस्था को आप लोग संधि विच्छेद करिएगा। तो जो दूर व्यवस्था होती है इसको संधि विच्छेद करने के लिए आप लोग कैसे करेंगे? दूर लिखेंगे और आधा र होगा और पूरा क्या होगा? अव्यवस्था होगा। क्या होगा दोस्तों? अव्यवस्था होगा। यही इसका संधि विच्छेद होगा। तो आप लोग बताइए कौन आगे मिला? आपका दूर मिला, और दूर में आप लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। जो ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, पराजय में उपसर्ग चुनिए। और 3 उस समय उपसर्ग आते थे हर पेपर में। तो पराजय को जब आप तोड़ेंगे तो होगा, आप लोग याद रखेंगे, पराजय को जब आप 2 रूपों में तोड़ेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे, तो आपको यही चीज मिलेगा, पराधन के जय, ठीक ना। मूल भाव होना चाहिए। जब पराजय को आप लोग तोड़िएगा तो ये क्या होगा? पराधन के जय में टूट जाएगा, परा हो जाएगा और धन के जय हो जाएगा। जय एक मूल शब्द है, अलग हो जाएगा, और परा एक शब्द है जो अलग हो जाएगा। तो इसका संधि विच्छेद जब आप करके देखेंगे तो उपसर्ग आपका मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, परा उपसर्ग सही हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करते चलिए। चलिए आगे देखते हैं, द्विगु समास का उदाहरण है। 34 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि द्विगु समास का उदाहरण क्या होता है। तो आपको पता है कि जो द्विगु समास होता है यह संख्यावाची होता है। क्या होता है? संख्यावाची होता है। ये बात को आपको ध्यान देना है। तो इसमें देखिए, माता पिता, नवग्रह, यथाशक्ति और पीताम्बर, ये आपके चारों ऑप्शन हैं। और इसमें बताना है कि द्विगु समास क्या है। तो 9 ग्रहों का समूह अर्थात 9 ग्रह, यही है संख्यावाची। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के अनुसार सी आपका सही है। ऊपर नीचे ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम बात कर ले माता पिता। माता पिता में योजक चिन्ह लगा है। जहाँ योजक चिन्ह लगा होता है ना, वह आपका द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। ऐसे आप लोग इसको जान जाइए, द्वंद्व समास है। राजा रानी, रात दिन, ये सभी माता पिता, ये सब में क्या होंगे? द्वंद्व समास होंगे। नवग्रह में क्या होगा? द्विगु समास होगा। और यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार इसमें आपका अव्ययी भाव समास होगा। क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। बात करेंगे पीताम्बर में, अर्थात पीला है जिसका अंबर, इसमें कर्मधारय समास होगा। क्या होगा दोस्तों? इसमें कर्मधारय समास होगा, ठीक। तो द्विगु समास का उदाहरण क्या है? तो इसमें द्विगु समास का उदाहरण है जो नवग्रह है। याद रखेंगे, नवग्रह है। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। द्विगु समास संख्यावाची होता है। इससे आप
इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं 35 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। आपको पता है कि जो हिंदी है उसकी लिपि क्या है दोस्तों, देवनागरी है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। आपको पता है कि सर्वनाम आपके 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें सर्वनाम के बारे में तो पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, पूरे आपके 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं हिंदी में। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह क्या होता है। आपको पता होगा विराम चिन्हों में आपने पढ़ा होगा कि आकाश पाताल, रात दिन, राजा रानी, भाई बहन में कौन सा चिन्ह लगता है, तो योजक चिन्ह लगता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे, इसको हम लोग बोलते हैं योजक चिन्ह। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विस्मय आदि जो सूचक होता है उसका चिन्ह ऐसे होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अल्प विराम का चिन्ह ऐसे होता है, इसको ध्यान रखेंगे। और आपका जो उद्धरण चिन्ह होता है, याद रखेंगे, उद्धरण चिन्ह ऐसे आपका होता है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ऐसे बनता है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको पूछ देता है तो ऐसे बनता है, पूर्ण विराम पूछ दे तो ऐसे लगता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द क्या है, तो याद रखेंगे कि यह नई साड़ी है तो वाक्य में नई शब्द क्या है, सर्वनाम है कि क्रिया है कि क्रिया विशेषण है कि आपका विशेषण है। तो याद रखेंगे जो नई है क्या है दोस्तों, यह विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो नई शब्द है वो क्या है, विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आप लोग जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। और तत्सम शब्द आप लोग देखिएगा, आम्र तत्सम शब्द है कि दूध है कि शहीद है कि आपका खिड़की है। याद रखेंगे तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो अंग्रेजी से सीधे ले लिए जाते हैं। और आपको पता है दोस्तों कि तत्सम शब्द इसमें क्या है, तो आम्र है, जो कि आम का एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे, इस बातों को आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव शब्द का चयन करना है तो बैंक आपका तद्भव शब्द है कि आपका अग्नि है कि अमीर है कि मुंह है। याद रखेंगे इन शब्दों में से आपका डी जो ऑप्शन है, मुंह, यह आपका तद्भव शब्द है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। याद रखेंगे, जो इसको आप ध्यान से देखेंगे, सूर्य का पर्यायवाची दिनकर भी होता है, अंशुमाली भी होता है और रवि भी होता है। यामिनी जो होता है ना, वो सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ आप लोग जाएंगे, ये बात को याद रखेंगे। ठीक ना, यामिनी जो होता है, मैं आपको बता दूं, यामिनी जो होता है वह रात्रि का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है, रात्रि का पर्यायवाची होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, रात्रि, रात्रि के और पर्यायवाची हैं, रात है, रैन है, रजनी है, निशा है, छाया है, विभावरी है, सभी रात्रि के पर्यायवाची हैं। इस बात को याद रखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा। याद रखेंगे जो मनोरथ होता है, मनोरथ का जब संधि विच्छेद करने की आपको बात करें तो याद रखेंगे मनोरथ का संधि विच्छेद होता है मन और धन के आपका रथ। याद रखेंगे, और इसमें संधि होगा, विसर्ग संधि होगा। क्या होगा दोस्तों, विसर्ग संधि होगा। इसको याद रखेंगे। और मना धन के रथ जो आपका ऑप्शन नंबर ए में आएगा, और यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक ना, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करते चलिए। प्रीवियस ईयर के प्रश्न आगामी एग्जाम के लिए आपके बहुत हेल्पफुल होंगे और मदद करेंगे। ठीक ना, 43 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। विद्यार्थी उदाहरण है, तो विद्यार्थी उदाहरण है किस संधि का उदाहरण है, तो याद रखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि विद्यार्थी का संधि विच्छेद करेंगे। और विद्यार्थी का संधि विच्छेद होगा विद्याधन के अर्थी। क्या होगा दोस्तों, विद्याधन के अर्थी। और इसमें आपका जो दीर्घ स्वर संधि आएगा, क्या आएगा दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि आएगा। तो यही पूछा है कि विद्यार्थी उदाहरण है किसका, तो दीर्घ स्वर संधि का। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, कभी भी संधि पूछे सबसे पहले उसका संधि विच्छेद करिएगा और वो चीज़ें आपके सामने उभर के आ जाएंगी। इसको आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, आगे है दिग्भ्रम का उदाहरण है। तो दिग्भ्रम किसका उदाहरण है, इसी चीज़ को आपको बताना है। तो दिग्भ्रम जो है वह किस संधि का उदाहरण है, इस चीज़ को आपको देखना है। तो इसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आप लोग संधि, इसका संधि विच्छेद करिए। ये होगा दिक और धन के भ्रम। क्या होगा दोस्तों, दिक धन के भ्रम। और आपको पता है दोस्तों कि यहाँ भी
व्यंजन, यहाँ भी व्यंजन, तो यह किस संधि का उदाहरण होगा? तो यह आपका व्यंजन संधि का उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है? यही चीज को आपको बताना है। सबसे पहले आप लोग इसको देखिएगा कि बिल्ली छत से कूद पड़ी है, ठीक ना, तो यह जो है ना अलग होने के भाव में रखा है, ठीक ना। किसके भाव में रखा है दोस्तों? तो अलग होने के भाव में रखा है। से जो होता है अलग होने के अगर भाव में हो ना दोस्तों, तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। पत्ते पेड़ से गिरते हैं, आम पेड़ से गिरता है, ऐसा कुछ भी आए ना तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। अलग होने की स्थिति में जो होता है वो अपादान कारक होता है, ठीक ना। आपको पता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए को अपादान से अलग होने में संबंध का के की रारे री नाने नी अधिकरण में अपर या संबोधन ए अरे अजी अरा, ऐसा शब्द होते हैं, ये आपके क्या होते हैं? कारक होते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि नीचे लिखे गए वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में, याद रखेंगे, जो युद्ध में क्या हो दोस्तों? स्थिर हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? युधिष्ठिर बोलते हैं। ये बात आप लोग याद रखेंगे, ये युधिष्ठिर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही हो जाएगा? इस बात को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। युधिष्ठिर आपका कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक ना। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। अगर बात करें यशस्वी की, तो जिसने यश को प्राप्त किया हो उसे यशस्वी बोलते हैं। जिसने यश को प्राप्त किया हो उसे यशस्वी बोलते हैं, इस बात को याद रखेंगे। जो सत्य के लिए आग्रह करता हो उसे सत्याग्रही बोलते हैं, इस भी चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो अश्व की सवारी करता है या तो घोड़े की सवारी करता है, इसको अश्वारोह कहते हैं, इस बात को याद रखेंगे। अश्वारोह या अश्वारोही कहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। शैव कहते हैं, शैव जो 47 नंबर क्वेश्चन है, शैव किसे कहते हैं? तो जो शिव की उपासना करता है उसे हम लोग शैव बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शिव की उपासना या उपासक को शैव बोला जाता है। आगे देखते हैं। वाचाल किसे कहते हैं? तो जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसे वाचाल बोलते हैं, ठीक ना। याद रखेंगे, जिसकी चाल ठीक ना हो, जो बहुत बोलता हो, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वाचाल जो होता है, जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाचाल बोलते हैं, ठीक है, राइट बात। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्याम धीरे धीरे चलता है। तो धीरे धीरे जो शब्द है ना वो उसमें क्या है? तो याद रखेंगे, धीरे धीरे जो शब्द है वह क्रिया विशेषण है। क्या है दोस्तों? क्रिया विशेषण है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि श्याम धीरे धीरे चलता है, तो इसमें धीरे धीरे शब्द जो है वह क्रिया विशेषण है। यह क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह क्या है? क्रिया विशेषण है। चलिए आगे देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो इसमें शुद्ध शब्द का चयन करना है कि इसमें वर्तनी किसका शुद्ध है। तो याद रखेंगे, तो इसमें शुद्ध वर्तनी बताना है कि इसमें शुद्ध वर्तनी किसकी है। शुद्ध शब्द का इसमें चयन करके आपको बताना है कि इसमें कौन सा है जो आपका सही है। तो याद रखेंगे, आगुणांशिक, अनुसांगिक और अनुसंगिक और अनुसंगिक, ये शब्द आपको बताना है, ठीक ना। तो दृष्टि, शुद्ध दृष्टि से आप लोग जब देखेंगे तो असंगत इसमें कौन सा है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका सही है और सभी आपके क्या हैं प्यारे? गलत हैं, इस बात को याद रखेंगे। आगुणांशिक जो होता है यही बेस्ट है, यही सही है दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं। अंताक्षरी कैसे लिखा जाता है? तो याद रखेंगे, जो अंताक्षरी होता है ना, वो अंताक्षरी सबसे पहले देख लीजिए, जो अंताक्षरी अंत्याक्षरी बोला जाता है, अंत्याक्षरी बोला जाता है, ऐसे लिखते हैं। आधा तो यहाँ पे होता है, ठीक ना, इस बात को याद रखेंगे। तो अंत्याक्षरी ऑप्शन नंबर बी में आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। सुषमा जो शब्द है, सुषमा को कैसे लिखते हैं? सुषमा जो लिखा जाता है वह ऐसे लिखा जाता है, ठीक ना। सुषमा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। घुमक्कड़ प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। जो प्रत्यय होते हैं वो पीछे लगते हैं और घुमक्कड़ में जो प्रत्यय है वह क्या है दोस्तों? अक्कड़ है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। डिबिया प्रयुक्त प्रत्यय विकल्पों में बताइए। तो डिबिया में कौन सा प्रत्यय है यही बताना है। तो डिबिया में आपका ईया प्रत्यय है। क्या है दोस्तों? ईया है, ठीक ना। डिबिया में याद रखेंगे, डिब्बी में ईया शब्द जुड़ा है तो वही हो गया है डिबिया। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 55 नंबर की बात करेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भिक्षुक में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। तो याद रखेंगे, भिक्षु में उक शब्द जुड़ा है, भिक्षु में भिक उक शब्द जुड़ा है, उसी को भिक्षुक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बी आपका होना चाहिए लेकिन सी टाइप में हो गया है, तो ऑप्शन नंबर सी ही मानेंगे, जो उक है यही आपका सही हो जाएगा,
ठीक है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का परावर्ची है। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बादल का परावर्ची कौन सा है, तो नीरद, जो आपको पता है कि जो बादल का परावर्ची होता है वो नीरद होता है, आपको बिल्कुल सही आंसर है। मेघ हो गया, धर हो गया, अब्र हो गया, ठीक ना, ये सभी जलधर हो गए, जलद हो गया, बलाधर हो गया, ये सभी क्या है दोस्तों, ये आपके नीरद बादल के क्या है, परावर्ची है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं इंद्रियों को जीतने वाले को एक शब्द में क्या बोलते हैं, तो इंद्रियों को जीतने वाला एक शब्द में जितेंद्रिय कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे और इस बातों को ध्यान देंगे। दूर तक सोचने वाला दूरदर्शी कहलाता है, ये ऑप्शन नंबर ए है आपका। इसको दूर तक जो सोचता है उसे हम दूरदर्शी बोलते हैं। ठीक ना, इस बात को याद रखेंगे। बहुत तेज जिसकी बुद्धि होती है उसे कुशाग्र बुद्धि बोलते हैं, इस बात को याद रखेंगे। किसी काम को चित्त से लगाकर करने वाला या चित्त से किसी काम को करने वाला, इसको दत्तचित्र बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आहा, आप आ गए वाक्य में आहा शब्द क्या है, यही आपको बताना है। तो जो वाक्य में आहा शब्द है ये क्या है दोस्तों, ये संज्ञा है कि आपका सर्वनाम है कि आपका अव्यय है कि आपका विशेषण है। याद रखेंगे, आहा शब्द है वो अव्यय है। अव्यय शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिसका एक निश्चित कोई अर्थ ना निकले। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन है, नदी पुल्लिंग है कि पानी पुल्लिंग है कि इलायची पुल्लिंग है कि आपका प्यास पुल्लिंग है, यही आपको बताना है। तो याद रखेंगे, नदी आपका क्या है, नदी आपका स्त्रीलिंग है। और इसके बाद पानी आपको पता होना चाहिए, पानी ही पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलायची और प्यास, ठीक ना, प्यास लगी है, ऐसे आप लोग इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो यह आपका स्त्रीलिंग है। ठीक ना, इलायची खानी है या इलायची अच्छी लगती है, ठीक ना, ये भी क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। पानी पीना है, ठीक ना, पानी पीना है, ऐसे शब्द आते हैं तो यह पुल्लिंग है। नदियाँ बह रही है या नदी में पानी है या नदी अच्छी है, ये सब स्त्रीलिंग के उदाहरण है। और पानी क्या है, आपका पुल्लिंग का उदाहरण है, पुरुष लिंग का उदाहरण है। ठीक ना, 60 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पवन का आपको संधि विच्छेद करना है। तो पवन का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, पवन का संधि विच्छेद पो धन के अन होता है, इसी को बोलते हैं पवन। और इसमें जो संधि होती है वो अयादि स्वर संधि पाई जाती है। क्या पाई जाती है, अयादि स्वर संधि कहलाती है, पो धन के अन। ये बात को याद रखेंगे और यही होगा आपका संधि विच्छेद। जो ऑप्शन नंबर सी है वही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।